हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम क्या करेंगे, आज हमने जितना कुछ प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, जितना कुछ हमने पहले पढ़ रखा है, सारे का फास्ट रिवीजन करेंगे। बस फटाफट आपको मैं सारी चीजें वापस से रिकॉल कराने वाला हूं नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने से पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमने लिख रखा है सारे टॉपिक जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक था विद्युत की अवधारणा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, तो हमने बात बताई थी वहां पे थेल्स। ठीक है, थेल्स नामक एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था जिन्होंने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, के बारे में बताया था। उन्होंने क्या किया था, एक रेशम का धागा और एक एबोनाइट की छड़ पे रेशम का धागा क्या किया था, रगड़ा था। तो वहां पे उनको एक मैग्नेटिज्म का सोर्स दिखा था। मतलब कागज के टुकड़े के पास जब लेके गए थे एबोनाइट की छड़, तो क्या किया था, अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसको चुंबकित हो गया था, मतलब चिपक गया था। वहां से उन्होंने बात की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। उसके बाद इसकी व्याख्या किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फिर ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद ऑर्स्टेड, उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए। ठीक है, तो उन सब के बारे में बात हमें ज्यादा नहीं करनी है, यहां से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते। विद्युत दुर्घटनाओं से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, विद्युत दुर्घटनाएं कब पॉसिबल होती हैं, जब हमारे शरीर में 90 वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज डिफरेंस लगता है। तो ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस मतलब समझते हो, आगे आपको पता भी चल गया होगा, पिछली क्लास अगर आपने देख रखी है। वोल्टेज डिफरेंस मतलब होता है कि अगर पैर पे आपका जीरो है, पैर आपका अर्थ पे है और यहाँ पे 90 वोल्टेज दिया जा रहा है, तो जीरो और 90 का डिफरेंस कितना हो गया, 90 हो गया। जब वोल्टेज डिफरेंस 90 वोल्ट से ज्यादा होने लगता है तब हमारे को करंट लगती है। ठीक है, और हम क्या कर, हमारे को इस मतलब एक तरीके से दुर्घटना होने के चांसेस, हमारी डेथ भी हो सकती है जब हमारे शरीर में करंट फ्लो करने लगता है। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखना कि जब 9 मिली एम्पियर से ज्यादा हमारी बॉडी में करंट जाने लगे, ठीक है, तब भी हम क्या हो सकता है, हम मर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत झटका लगने का कारण यही है, 90 वोल्टेज से ज्यादा और 9 मिली एम्पियर। 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। 90 वोल्ट से ज्यादा शरीर में जब वोल्टेज जाए, वोल्टेज डिफरेंस हो, या फिर 9 मिली एम्पियर की धारा से ज्यादा आपके बॉडी में धारा जाए, अगर वो 3 से 4 सेकंड तक आपकी 9 एम्पियर की धारा फ्लो कर जाती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। वो भी कितने समय तक, 3 सेकंड तक। ठीक है, 3 सेकंड तक भी अगर फ्लो कर गई तो यहां तक आपका ये समझ में आ गया होगा। आग की किस्में आपको बताया था मैंने, ABCD 4 प्रकार की किस्में होती है। शामक यंत्र है आपके ये ABC और D, इन्हीं श्रेणी की आगों को बुझाने के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जो श्रेणी ए होता है, इसमें प्रेशराइज्ड वाटर, जो दमकल की गाड़ियां आती हैं, ठीक है, उसमें पानी भरा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में पानी छोड़ा जाता है, तो वहां पे आग लगी होती है तो बुझ जाती है। श्रेणी बी वाले में क्या किया जाता है, झाग युक्त चीजें यूज की जाती है, मतलब एक तरीके से झाग फेंका जाता है। श्रेणी सी में क्या होता है, पाउडर यूज किया जाता है। बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है, इधर झाग इधर पाउडर। और श्रेणी डी वाले में कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज की जाती है। ठीक है, और क्या यूज किया जाता है, CCX, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, HF6, ठीक है, ठीक है, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और एक होती है आपकी मेथेन भी यूज की जाती है, CH4। और आपको मैंने एक और बताया था जिसका नाम था कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन CCl4। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हाँ, किस चीज को किसके बुझाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट इतना यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप वीडियो में जाओगे, प्रीवियस वीडियो देखोगे, तो सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस की गई हैं, आपको ध्यान में आ जाएंगी। फिर बात करते हैं विद्युत के मूल में। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था, बताया था कि एटम क्या होता है, जो आपका रिएक्शंस में, कॉम्बिनेशंस में भाग लेता है, रिएक्शंस में भाग लेता है। ठीक है, एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं वो। ठीक है, कोई भी एटम क्या होता है, पूर्णतः क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हमने बताया था। ठीक है, कि कब पॉजिटिव आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहां से तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आयन, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊपर, मतलब एक तरीके से लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की का वेग बताया था हमने, वो बताया था कितना, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड बताया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है आवेश की, जिसको Q से डिनोट किया गया था, Q बराबर N/T। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बताया था।
ठीक है, कितने नंबर हैं, एक क्यू बराबर आई टी भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं कूलाम के नियम की, जिसका भी एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, जो बल लगता है कि नहीं दो चार्ज के बीच में, जो दो आवेशों के बीच में जो एक बल काम करता है, उसकी जो वैल्यू थी वो थी क्या, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, मतलब दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके किन्हीं दो चार्जों के बीच, दो आवेशों के बीच का बल। ठीक है, कूलाम के नियम में आपका बल का मात्रक क्या था, न्यूटन था। ठीक है, अगर यहीं पे के का मात्रक पूछा जाता तो क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद बात किया था हमने विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ का यूनिट वोल्टेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है एक तरीके से, जो समझ लो कि किसी वायर में जो जाता है, मान लो जो जनरेटर बनाता है वोल्टेज, ठीक है, जो आपको यूज में आता है, वो क्या होता है कि ईएमएफ पैदा करता है। वो कैसे करता है, फैराडे के लॉ में आगे वाले क्लास में आप अच्छे से सिखा दूंगा मैं उसको। ठीक है, बात करते हैं विभव की। वोल्टेज भी एक तरीके का ईएमएफ ही है। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होता है, वोल्टेज, वोल्ट होता है। विभवांतर, दो वोल्टेज के बीच का जो अंतर होता है उसे विभवांतर बोलते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या है, तो एक तरीके से ये समझ लो कि धनात्मक चार्ज, जो धनात्मक आवेश होते हैं उनमें से जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, जहां पे उस आवेश को कैच किया जा सकता है, जहां पर उसका असर देखा जा सकता है, उसे बोलते हैं उसके विद्युतीय क्षेत्र। वहां से हमने आपको मैग्नेट के हिसाब से बताया था, ठीक है, कि एन और एस है, इसे मैग्नेटिक क्षेत्र बोलते हैं। ऐसे प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवल करती हैं और जहां जहां तक कवर करती हैं, ये पूरा हो गया इनका क्षेत्र। ठीक है, और इसी लाइंस को बोला गया था विद्युतीय बल रेखाएं। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसको हमने वहीं पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था, ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर एफ अपान क्यू। ठीक है, बल बटे चार्ज, आवेश, तो इसका मात्रक क्या हो जाता था, न्यूटन पर कूलाम। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्मूला। विद्युत धारा आई बराबर क्या था, तो समझ में, ये मैंने बताया था आपको कि जो आई बराबर होता है क्यू बाई टी होता है। ठीक है, क्यू बाई टी, आवेश बटे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। ठीक है, बात करते हैं ओम्स का नियम। तो ओम का नियम ये था कि किन्हीं दो वोल्टेज डिफरेंस, जब वोल्टेज डिफरेंस होता है तभी धारा फ्लो करती है। ठीक है, तो जब धारा फ्लो करती है तो जो धारा होती है वो वोल्टेज डिफरेंस के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब B1 माइनस B2 का अगर अंतर जितना भी है उसी के हिसाब से धारा फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसमें बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था, V बराबर IR, इसको भी हमने दिखाया था कैसे बन रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज का मात्रक वोल्ट ही होता है ना, आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो यहाँ पे प्रतिरोध आ ही गया, तो यहीं से आर बराबर आप देख लो तो V अपान आई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि ओम के नियम से ही है। विशिष्ट प्रतिरोध रो बताया था आपको, रो बराबर क्या होता था, एक फॉर्मूला होता था, आर बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, यहां से अगर रो निकालते थे तो क्या आ जाता था, रो आ जाता था आपका आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसका जो मात्रक था वो कई बार आपसे पूछा है, ये होता है ओम मीटर। ठीक है, ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद हमने सीरीज और श्रेणी क्रम, मतलब प्रतिरोधों के समूहन की बात की थी। वहां पे हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ा था। श्रेणी क्रम में हमने बताया था कि इसमें धारा सेम होती है और वोल्टेज अलग हो सकता है, लेकिन जब हमने समांतर क्रम पढ़ा था उसमें बताया था हमेशा क्या होता है, क्या बताया था कि हमेशा वोल्टेज समान होता है, जबकि धारा हर एक वायर में अलग अलग जा रही होती है। ठीक है, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है हमेशा समांतर क्रम में होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये दोनों चीजें। बाकी व्हीट स्टोन ब्रिज एक बताया था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमने 4 रेजिस्टेंस लगाए थे। ठीक है, एक इस पे, एक इस पे, तो इसमें से एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते थे जब 3 दिया रहता था। तो यहाँ पे अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो इन सामने सामने का गुणनफल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, मतलब PS बराबर QR। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम निकालते थे। फिर बात करते थे शक्ति की, तो पावर बराबर आपका जानते ही हो क्या है, P बराबर B इंटू आई। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। पावर का मात्रक क्या हो जाता है, वाट हो जाता है। फिर धारिता कैपेसिटी की बात की गई थी, तो यहाँ पे कैपेसिटर्स के बारे में ही हमने बात कर ली थी। ठीक है, कि एक तरीके से जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, एक तरीके से एनर्जी ही होती है। एनर्जी जब कैपेसिटर के द्वारा होता है तो हाफ CV स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको कैपेसिटी के बारे में। ठीक है, फिर बात करते हैं संधारित्र की, तो वहां पे हमने 2 प्लेट के बारे में डिस्कस किया था, एक पे प्लस एक पे माइनस। ठीक है, इनके बीच में कोई भी आपका मीडियम होता था एक तरीके से। ठीक है, तो इस पे जब वोल्टेज दे देते थे, यहाँ पे वोल्टेज एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस थी संधारित्र। ठीक है, कैपेसिटर C।
ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से हमने वहां पे डिस्कस किया है। फिर समूहन की बात की थी हमने, ठीक है। समूहन मतलब आपको हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिखाया था, ठीक है, कि जब 2-3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तब क्या करेंगे, और 2 या 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हों तब क्या करेंगे, ठीक है। फिर धारा घनत्व तो डेंसिटी की बात की थी, ठीक है, इसको जे से डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला था जे बराबर आई बाई ए। आई क्या था, धारा था, और ए क्या था, क्षेत्रफल था, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाता था, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी थी इनके मात्रक। और एसी और डीसी में हमने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, तो हमने बताया था वहां पे जो एसी होता है ये हमेशा अल्टरनेटिंग होता है, जबकि जो डीसी होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब इसका परिमाण वही रहता है, जबकि इसका परिमाण समय के साथ में बदलता रहता है, ठीक है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी आती है, ठीक है, जबकि जो स्टोर की जाती है वो डीसी स्टोर की जाती है। जो बैटरी वगैरह में होती है, जनरेटर में होती है, नॉर्मली वो डीसी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे घर में विद्युत आती है सप्लाई से, ठीक है, पावर हाउस से, वो होती है एसी, ठीक है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट एसी पे काम करते हैं। ये डीसी हमें जब हमारे घर में यूज करानी होती है बैटरी से, तो हम एक इन्वर्टर लगाते हैं, उसकी वजह से इसको यूज करते हैं, ठीक है। डीसी से फिर वो एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई एसी डीसी में। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तो अभी जस्ट में ही चर्चा किया था, हीटिंग एंड मैग्नेटिक एंड केमिकल इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट में जब करंट किसी वायर में फ्लो करती है तो वहां पे गर्मी आ जाती है, हीट होती है, जलने लगता है, एक तरीके से गर्म हो जाता है। तो ऐसे क्या क्या हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे विद्युत बल्ब लिया था, इलेक्ट्रिक आयरन लिया था, विद्युत प्रेस लिया था, है ना, और हीटर लिया था। ये सब इसमें करंट दो तो ये क्या होते हैं, जलने लगते हैं। उनके मटेरियल्स के बारे में बात की थी, टंगस्टन का टेम्परेचर भी डिस्कस किया है, सारी चीजें वहां पे डिस्कस की हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी, बस इतनी ही बात की है, ठीक है। तो इतना सारा हमने वापस से रिकैप करा दिया एक तरीके से कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो टॉपिक हमने याद करा दिया, इसको जाके वापस से प्रीवियस वीडियोज में आपको देखना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई चीज डाउट में आती है, तो आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। वहां पे कमेंट में, वहीं पे कमेंट कर दो, मैं पढ़ लूंगा, देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ाने वाला हूं वो क्या पढ़ाऊंगा, सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा, सेल पढ़ाऊंगा, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, ढेर सारे सेल पढ़ने हैं, और वहां से भी आपका कई सारा 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इतना अगर आपको तैयार है तो समझ लो 150 में से 20 नंबर आपका 100% सिक्योर हो चुका है, 20 से ज्यादा ही समझ लो, अगर इतने सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर, मतलब, और साथ में जो हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रखी है उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसको पीडीएफ इसीलिए दिया है कि आप क्या करो, ये सारा पढ़ के वहां से पीडीएफ के भी क्वेश्चंस पढ़ लो, उसमें आंसर्स भी दिए हैं। अगर वहां पे कभी दिक्कत आती है तो वो कमेंट में करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अदरवाइज जब ये सारा हमने क्रैश कोर्स है हमारा जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फिर से उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ में हम कम से कम 5 साल के प्रीवियस एग्जाम के पेपर भी जितने भी सेट होंगे सारे सेट को डिस्कस करके आपको 100% तैयार करके तब यूपी आरबीयूएनएल के एग्जाम में भेजूंगा, और तब आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगला टॉपिक जो होगा हमारा सेल का, ठीक है। थैंक यू सो मच।